नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती शशिकला सिन्हा, विभागाध्यक्ष इतिहास, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज मैं एमए 4th सेमेस्टर के अंतर्गत ऑप्शनल प्रश्न पत्र प्रथम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में योगदान के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जिन्हें कि हम राष्ट्रपिता कहते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। गांधी जी भारतीय राजनीति के मसीहा की भांति 1919 में उभरे और फिर 1947 तक भारतीय राजनीति में छाए रहे। आप लोगों को मालूम ही है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। चूँकि वो सामान्य परिवार से थे, किंतु फिर भी उच्च शिक्षा के लिए वो ब्रिटेन गए और वहाँ पर उन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूरी करने के बाद वो 1891 में भारत वापस आए और भारत में वो वकालती करने लगे। इसी दौरान उन्हें एक कारोबारी के वकालत के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिला। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उसको देखकर गांधी जी का मन बहुत ही अधिक दुखित हुआ। उन्होंने वहाँ के भारतीयों को संगठित किया और एक आंदोलन प्रारंभ किया। ये जो आंदोलन था एक अहिंसक आंदोलन था, जिसको कि उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। और इस प्रकार से इस सत्याग्रह आंदोलन का सूत्रपात यहीं दक्षिण अफ्रीका से हुआ और गांधी जी को बड़ी सफलता मिली। भारत में भी उसके संबंध में बहुत अधिक जानकारी फैलने लगी और महात्मा गांधी बहुत अधिक प्रसिद्ध होने लगे। उसके पश्चात वो 1914 में भारत वापस लौट करके आए। लौट आने के बाद उन्होंने भारत की परिस्थितियों को देखा। चूँकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, महात्मा गांधी सहयोगी के रूप में भारत आए थे और वो ब्रिटिश सरकार को इस प्रथम महायुद्ध में सहयोग देना अपना कर्तव्य समझते थे। अंग्रेजों ने भी उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। 2 वर्ष तक 1917 और 18 में महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों का दौरा किया। चूँकि भारत में उदारवादी उग्रवादी नेताओं की जो मानसिकता थी, उनके सिद्धांत थे, उनके कार्यक्रम थे, उनका महात्मा गांधी ने अवलोकन किया और इस निष्कर्ष पर निकले कि वास्तव में कांग्रेस का उद्देश्य भारत की निर्धन जनता के बीच में उनको सहयोग प्रदान करना, अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ जो अंग्रेजों का शोषण हो रहा है उस शोषण का विरोध करना है। इसलिए उन्होंने भारत में एक सक्रिय राजनीति में उन्होंने भाग लेना प्रारंभ किया और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका प्रमुख रूप से चंपारण आंदोलन से प्रारंभ हुआ। चंपारण बिहार जिले के किसानों के विरुद्ध में जो अंग्रेजों का भेदभाव हो रहा था, उसके संबंध में नील नदी की खेती के संबंध में नील की खेती के संबंध में महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया और किसानों की सहायता की। दूसरा आंदोलन उनका खेड़ा में हुआ, जहां की अकाल पड़ने के कारण उपज न होने से भी जबरदस्ती लगान वसूल किया जा रहा था। गांधी जी ने उसका विरोध किया। उसके बाद अहमदाबाद के मजदूरों का महात्मा गांधी ने सहयोग दिया और वहां उनके वेतन में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर उन्होंने आमरण अनशन भी किया। तो यहीं से उनका ये प्रारंभिक आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन मुख्य रूप से महात्मा गांधी का जो आंदोलन था वो 3 रूपों में था: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी इस बात को समझ गए थे और इसकी अंग्रेजों के साथ अब सहयोग करना जरूरी नहीं है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब हम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता तभी करेंगे जब वो हमारे पक्ष में निर्णय लेंगे और भारत के स्वशासन के संबंध में वो हमें आश्वासन देंगे। किंतु अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि रॉलेट एक्ट जारी करके उन्होंने
जो निर्दोष थे ऐसे लोगों के विरुद्ध भी बिना मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद करना प्रारंभ कर दिया। खिलाफत आंदोलन हुआ, उसमें महात्मा गांधी ने देखा कि आश्वासन देने के बावजूद भी उन्होंने टर्की साम्राज्य का विभाजन कर दिया है, इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के कारण भी अंग्रेजों का विरोध किया। इसी समय घटना घटी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की, बैसाखी के दिन की, और उस घटना ने महात्मा गांधी के हृदय को और अधिक व्यथित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जब हंटर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, उसमें महात्मा गांधी ने ये कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ने का निर्णय ले लिया और उन्होंने ये कहा कि अब हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, और यहीं से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के सूत्रपात में उन्होंने जो अपने कार्यक्रम निर्धारित किए वो था बहिष्कार करना। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के दो विशेष अस्त्र थे। उनके द्वारा उन्होंने संपूर्ण बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना करना, महाविद्यालयों की स्थापना करना, हाथकरघा, स्वदेशी आंदोलन, ये सभी उनके कार्यक्रम में जोड़े गए और आंदोलन प्रारंभ हुआ। किंतु आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात थोड़े समय के बाद ही यह आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन जो है, वो एक हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, क्योंकि इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे थे और उनके स्वागत के उद्देश्य से सभी जगह हड़ताल और जुलूस निकाला गया, उनका विरोध किया गया। इसी समय आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और एक थाने में थानेदार सहित पुलिस को अंदर ढकेल करके क्रांतिकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। ये घटना गोरखपुर के चौरा चौरी स्थान की है और इस घटना के बाद महात्मा गांधी बहुत ही अधिक दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। यद्यपि यह आंदोलन असफल तो हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने राष्ट्रीयता की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी। महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात विनय पूर्वक अंग्रेजों की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, विशेष तौर पर नमक बनाने को लेकर के। उन्होंने ये कहा कि नमक बनाने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अपने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की, जिसमें संपूर्ण मद्य निषेध था, जो सरकारी लगान है वो 50% किया जाए, सरकारी व्यय में कमी किया जाए, जो अंग्रेजों के सैनिक व्यय में कमी किया जाए और हथियार रखने का अपनी सुरक्षा के लिए भारतीयों को लाइसेंस प्रदान किए जाए, आदि आदि 11 सूत्री मांग अंग्रेजों के समक्ष महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यदि ये मांग स्वीकृत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में ये आंदोलन प्रारंभ करेंगे। अंग्रेजों ने उन मांगों की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 79 अपने कर्मचारियों को लेकर के महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट पर गए और वहाँ पर उन्होंने नमक बना करके कानून का उल्लंघन किया। इसके साथ ही साथ स्थान स्थान पर नमक बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। सभी लोगों ने जहाँ जहाँ समुद्र तट था नमक बना करके कानून का उल्लंघन किया। फिर विदेशी वस्त्रों की होलियाँ जलाई गई, शराब की दुकानों पर महिलाओं को धरना देने के लिए कहा गया, विदेशी वस्त्रों की होलियाँ जलाई गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये भी आंदोलन करीब 1944 तक अपने तीव्र गति पर पहुंच गया था। इसी समय अंग्रेजों ने पूना पैक्ट के द्वारा समझौता किया और उस समझौते के द्वारा इस आंदोलन को भी स्थगित करने के लिए महात्मा गांधी के ऊपर दबाव डाला गया। परिणाम स्वरूप गोलमेज सम्मेलन हुए, गांधी इरविन समझौता हुआ और 3 गोलमेज सम्मेलनों के पश्चात 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता देकर के महात्मा गांधी को संतुष्ट किया गया और ये आंदोलन भी यहाँ पर समाप्त हो गया। गांधी जी का अंतिम जो आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भी उन्होंने बहुत समय तक प्रयत्न किया, अधिनियम पारित हुए, लेकिन उसमें भी भारतीयों को कोई संतुष्टि नहीं मिली और इसी समय क्रिप्स मिशन भारत आया
और उसमें भी जो प्रस्ताव उन्होंने किया उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बर्मा से जो भारतीय वापस आ रहे थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और साथ ही साथ जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। ऐसे स्थिति में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का जो उद्देश्य था कि भारत को युद्ध का आधार बनाया जाए, महात्मा गांधी इस बात को समझ गए कि अंग्रेजों की मंशा किसी भी तरीके से अब भारत को स्वतंत्रता देने की नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया और अंग्रेजों को स्पष्ट कहा कि वो भगवान के भरोसे भारत को छोड़ के चले जाए, वो अराजकता में छोड़ करके चले जाए, किंतु वो भारत को छोड़ दे। इस समय महात्मा गांधी करो और मरो का नारा दे करके भारतीयों को बिल्कुल संगठित कर दिया कि अब हम स्वतंत्रता के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम जिन्ना को के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं अंतिम संघर्ष करना पड़ेगा। ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा। इस आंदोलन में भी सभी विद्यार्थियों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, सबने भाग लिया और ये आंदोलन भी भूमिगत हो गया। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, किंतु महात्मा गांधी चाहते थे कि वो वायसराय से पहले बात कर ले, परंतु अंग्रेजों ने महात्मा गांधी सहित अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं हो पाया, लेकिन जो बचे हुए नेता थे, जिनमें राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, अरुणा आसफ अली जैसे नेता बचे थे, उन्होंने अपने कुछ कार्यक्रम तय किए। उस कार्यक्रम के तहत उन्होंने हड़ताल करना, सभाएं करना और जुलूस निकालना, इस प्रकार से, और अंग्रेजों का विरोध करना, सरकारी चीज़ों का विरोध करना, इस आधार पर इस आंदोलन को प्रारंभ किया और एक 12 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने एक पत्रिका में प्रकाशित की। अंग्रेज चाहते थे कि उसको वो जब्त कर ले, किंतु अंग्रेजों को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी और इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। अंग्रेज चाहते थे कि वो महात्मा गांधी से समझौता कर ले, किंतु महात्मा गांधी अब किसी भी स्थिति में अपने इस प्रस्ताव को वापस लेना नहीं चाहते थे और ये प्रस्ताव, यह आंदोलन का जो सूत्रपात था वो प्रारंभ हो गया और देश में हड़ताल, सार्वजनिक सभा, नमक बनाना, जुलूस निकालना, ये प्रारंभ हुआ। द्वितीय चरण में जो कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हो गई, हिंसात्मक घटनाएं हो गई, क्रांतिकारियों ने पुलिस के विरोध में, उनके अत्याचारों के विरोध में कुछ रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाकघरों में तोड़फोड़ की, आगजनी की, बम फेंके गए, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसात्मक स्वरूप ये आंदोलन धारण कर लिया। इसी समय मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट दल जो है वो सभी इस आंदोलन का विरोध करने लगे। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से विनय किया कि वो आंदोलन को वापस ले लें। महात्मा गांधी ने कहा कि वो किसी भी स्थिति में अब प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे। इसी समय घटना घटती है और महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा का निधन हो जाता है। महात्मा गांधी भी जेल में बीमार पड़ जाते हैं। इसी समय 6 मई 1944 को लॉर्ड वेवल वायसराय बन के भारत आते हैं और वो गांधी जी को जेल से मुक्त कर देते हैं। गांधी जी जेल से छूटने के बाद थोड़े समय के बाद फिर राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन यद्यपि पूर्णतः सफल तो नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने जो हिंसात्मक घटनाएं घटी उसके विरोध में उन्होंने 21 दिन का उपवास किया और उसके पश्चात वो फिर से भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए। तो ये आंदोलन, अंतिम आंदोलन महात्मा गांधी का जरूर था। इसने एक राष्ट्रीय शिक्षा दी, भारतीयों को संगठित किया और इसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज अब इस बात से निश्चिंत हो गए थे कि बहुत समय तक वो अब भारतीयों को गुलाम बना करके नहीं रख सकते हैं और यही कारण है कि इस आंदोलन के मात्र 5 वर्षों के पश्चात हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे, एक मसीहा थे। उनमें संगठन करने की अद्भुत क्षमता थी, उनमें भाषण देने की क्षमता थी। जब वो दांडी मार्च के लिए जा रहे थे इतने अधिक उत्साहित थे कि सुभाष चंद्र बोस ने उसकी तुलना नेपोलियन के
पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। जब वो करो और मरो का नारा दे करके और वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो पैगंबर और किसी अवतार की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर के वो भाषण दे रहे हैं। और इसी में उन्होंने अपना 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित करके इस अंतिम आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वास्तव में महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राजनीति में बहुत ही सक्रिय भूमिका रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके प्रयत्नों से ही हमें आज़ादी मिली और आज भी उनके जो सिद्धांत हैं सत्य, अहिंसा, ये आज भी वर्तमान में भी बहुत ही अधिक प्रासंगिक है।